वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हम यहाँ पर अभी आपका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका स्टाफ नर्स का। लैब टेक्नीशियन वालों का भी पेपर हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ था जीएमसी श्रीनगर में 24 अप्रैल को, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया है जीएमसी श्रीनगर में, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 50, ठीक है, उसका अभी जो है वो एग्ज़ामिनेशन होना बाकी है। आप लोग अभी तक अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अभी उसमें टाइम है एग्ज़ामिनेशन होने में, उसका अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका था इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की वैकेंसी थी, शायद मे बी 1 और 2 वैकेंसी थी, उसके लिए ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 24 अप्रैल को। और इस पेपर को जो है वो टाइमिंग मिली थी आपको 1 आवर की, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 24 अप्रैल को, ठीक है। और पेपर फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स अंडर एएमआर कंटेनमेंट, ठीक है। और इसमें जो है आपके वो 60 क्वेश्चन थे। ईच मार्क्स आपका, ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता था। तो इस तरह से आपका जो है वो 60 क्वेश्चन आपके जो है वो 60 मार्क्स के हुए। इसमें 40 मार्क्स का आपका जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 20 मार्क्स का कुछ वाइवा क्राइटेरिया था। सबको मिलाकर जानिए 20 मार्क्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और 20 मार्क्स का वाइवा भी था, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। मैंने जितने भी जीएमसीज के एग्जामिनेशन देखे हैं, डाले हैं, ठीक है, अभी तक उनकी वीडियोस डाली हैं, ठीक है। चाहे वो जेकेएसएसबी का हो, हमेशा जो है वो बेसिक से बेसिक पेपर ही जो है वो जीएमसी वाले हों चाहे जेकेएसएसबी वाले हों, वो कवर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल का एग्जामिनेशन नहीं आता, बट आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक नॉलेज जितनी हो सके वो आपको पूरी कवर करनी होती है, ठीक है। रिवाइज़ करेंगे मोर एंड मोर और आपका जो है वो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। तो इस तरह से आपके पास में ये जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे आंसर भी जो थे वो गिवन थे, बट मैं इसमें आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा अपने माइंड से सोचने का एक जो है वो मौका मिल जाता है कि कितने क्वेश्चन करेक्ट रहते हैं, कितने गलत रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, नर्स है, या फिर सिर्फ पेशेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है इसमें अगर आपको इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकना है? क्या वो कवरिंग योर माउथ व्हेन यू कफ, वॉशिंग योर हैंड, ठीक है, या फिर वियरिंग अ फेस मास्क, ठीक है। इसमें मोस्टली कैंडिडेट क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं और वो ऑल ऑफ द अबव करके आ जाएंगे, ठीक है। बट मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है? इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज वॉशिंग योर हैंड इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ टू प्लेस इन अ बेबी क्रीब, ठीक है। कौन सी सेफ प्लेस है जिसमें आप बेबी क्रीब रख सकते हैं? क्या वो हैवी ब्लैंकेट है, या फिर स्टफ्ड एनिमल है, या फिर क्रीम बम्पर है, या फिर आप नन ऑफ द अबव करेंगे? अगर किसी क्वेश्चन को इसका मतलब नहीं भी पता होगा, बेबी क्रीब यहाँ पर मेंशन होगा और काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें क्या कर आ जाएंगे, क्रीम बम्पर ही कर ऑप्शन में आंसर इसका करके आ जाएंगे। बट इसका राइट आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर, इफ़ यू हैव द क्वेश्चन अबाउट योर केयर, व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। अगर आपके केयर को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है जो आप करेंगे? क्या आप रिसर्च इट ऑन इंटरनेट करेंगे, या फिर इग्नोर इट एंड ट्रस्ट एवरीथिंग विल वर्क आउट, स्प्रेड अप एंड आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या फिर आस्क अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर टू फाइंड द आंसर, okay, then talk to your healthcare provider about these questions and other patient safety topics and ask how they can apply your health and life, ठीक है। तो इसका जो आपका फोर्थ का राइट आंसर है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप लोगों को एक जो है वो गेस मिल जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को इससे पता लग जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है। आप लोग इसको एक अपना मॉक टेस्ट ही समझ लीजिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अ पेशेंट हु इज आइसोलेशन रिक्वायर्ड अ टेम्परेचर टेकन मैनी टाइम्स अ डे, वेयर इज द एग्जैक्ट प्लेस फॉर द थर्मोमीटर टू बी केप्ट, ठीक है। अगर पेशेंट एक आइसोलेशन टेम्परेचर रूम में है, उसका टेम्परेचर दिन में काफ़ी बार लिया जाता है, ठीक है, तो आपकी एग्जैक्ट प्लेस क्या होनी चाहिए थर्मोमीटर की रखने के लिए, ठीक है। एट अ नर्स स्टेशन, ऑन आइसोलेशन कार्ड, आउटसाइड द पेशेंट रूम, इन अ डर्टी यूटिलिटी रूम, इन अ पेशेंट रूम। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन द पेशेंट रूम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ एक्सीडेंट इन इंडियन हॉस्पिटल्स। तो लीडिंग काज क्या है? क्या वो ड्रग ओवरडोज है, फायर है, फॉल्स है, या फिर चोकिंग है, ठीक है।
देखिए हॉस्पिटल में अगर लीडिंग मोस्टली केसेस देखे जाएँ, क्या वो चोकिंग के केस आपको देखने को मिलते हैं, क्या आपको फॉल्स के केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जो नर्सेज़ होती हैं, जो स्टाफ होता है वहाँ पर, ठीक है, वो पूरी जो है वो केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को, उसको फॉल से रोकने के लिए। क्या वो ड्रग ओवरडोज़ हो सकता है, ठीक है। आप मेडिकेशन जो है वो आप पूरी मेडिकेशन चार्ट देखकर पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। ड्रग ओवरडोज़ होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट लीडिंग काज़ क्या है, वो है आपका फायर का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस इंक्लूड, ठीक है। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस इसमें क्या इंक्लूड है आपका, क्या वो हैंड हाइजीन prior to preparing or administering an injection prepared using a aseptic technique in a clean area that is not adjacent to potential source of contamination, needle and syringe used for only one patient, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, इफ अ वाइल इज लेबर्ड फॉर अ सिंगल डोज ओनली, इज इट ओके टू यूज़ अनदर पेशेंट इवन इफ अ न्यू सिरिंज एंड नीडल आर यूज्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी आपकी वाइल है या फिर एम्प्यूल है, उस पर अगर मेंशन है कि सिंगल डोज ओनली, तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं अनदर पेशेंट को, इवन इफ़ अगर आप उसमें न्यू सिरिंज भी यूज़ करते हैं या न्यू नीडल भी यूज़ करते हैं, बट आप उस वाइल से फिर से जो है वो मेडिकेशन निकाल कर दूसरे पेशेंट को अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये ट्रू है, फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉल्स, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते क्योंकि उस पर सिंगल डोज ओनली लिखा है। तो अगर आप उसमें से कम करके देते हैं तो वो पेशेंट की प्रॉपर डोज ही नहीं उसको एडमिनिस्ट्रेट होगी। देन क्वेश्चन नंबर 9, सिरिंज कैन बी रीयूज एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट ऑन द ब्लड इट, ठीक है। तो क्या सिरिंज आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, क्या वो अगर आप सिरिंज ने आपने इंजेक्शन फिलअप किया, उसको आपने डायरेक्ट फ्लूइड की बॉटल में उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें ब्लड नहीं लगा, तो क्या उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। आप यूज़ नहीं कर सकते उसको फिर से, आपको फिर से अगर इंजेक्शन लगाना भी है पेशेंट को तो आपको न्यू सिरिंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन एम्यूबेसिस, एम्यूबेसिस इज़ अ ट्रांसमिटेड थ्रू, किससे होती है, फेको ओरल से, वेक्टर बोन से, या फिर प्रेसेंटल से, या फिर एयरबोन से। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेको ओरल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टोज टैप स्वैब इज यूज टू आइडेंटिटी, तो स्टोज टैप जो स्वैब है वो किसके आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या टैप वॉर्म, ठीक है, एनेस्टोटोमा, पिन वॉर्म, या फिर क्रिप्टोप्रोस्मोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिन वॉर्म के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस डर्टी into an autoclave bag and processed through an autoclave as a infectious laboratory waste, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है पेट्राइट डिशेज यूज टू ग्रो कल्चर्स ऑफ सैल्मोनेला। देन क्वेश्चन नंबर 13, a chemical or mixture of chemical that is used to kill microorganism on laboratory bench tops but not necessary spores, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट इज द राइट आंसर। देन सिप्रिट इज लेबल्ड एज, तो जो सिप्रिट होता है उस पर क्या लेबल होता है, क्या उस पर टॉक्सिक लिखा होता है, क्रेसिव लिखा होता है, फ्लेमेबल लिखा होता है, या इरिटेंट लिखा होता है, ठीक है। आप सभी को पता है जो आपके सेपरेट होते हैं उसमें अल्कोहल होती है, और अल्कोहल में अल्कोहल जो है वो फ्लेमेबल उसकी जो है वो कैपेबिलिटी होती है, इसलिए जितने भी आपके सेपरेट होते हैं उस पर आपका जो है फ्लेमेबल का टैग बना होता है। इस तरह से आपने कर देखा होगा, बीच में इस तरह से ऐसे फायर होती है, ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे में होगा, ओके। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लेबल्ड एज, हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड होती है आपकी किस उस पर क्या लेबल होता है, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, क्रोसिव, या फिर इरिटेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोसिव। देन क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन इज लेबल्ड एज, आयोडीन पर क्या लेबल होता है आपका, ठीक है, टॉक्सिक है, इरिटेंट है, फ्लेमेबल है, या फिर क्रोसिव है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है टॉक्सिक लिखा होता है उस पर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड, कब हैंड हाइजीन आपको परफॉर्म करना है, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आपने हैंड हाइजीन पढ़े होंगे, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर द पेशेंट, ठीक है, आफ्टर द पेशेंट सराउंडिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, हेल्थ केयर वर्कर शुड वॉश देयर हैंड विद सोप एंड वाटर, ठीक है, कब धोने चाहिए, व्हेन हैंड आर विजिबली सॉलिड, बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ ऑफ्टन हाई टच इन्वायरमेंटल सरफेस इन पेशेंट रेजिडेंट रूम्स शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, व्हेन पेशेंट डिस्चार्ज, व्हेन सॉलिड या वो डेली। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज टू मॉनिटर स्टेरिलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो है हम यूज़ करते हैं क्या मॉनिटर करने के लिए स्टेरिलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव, कब करते हैं हम, वंस अ वीक, डेली, या फिर डेली व्हेन इम्प्लांटेबल डिवाइसेस आर यूज्ड। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड सी। ठीक है, वंस अ वीक या फिर जब पेशेंट को इम्प्लांट पड़ता है तब हम मॉनिटर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, बाउडिक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर। ठीक है, बाउडिक जो आपका टेस्ट है ये किस लिए हम परफॉर्म करते हैं, प्री वैक्यूम स्टीम स्टेरिलाइजेशन, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर है प्री वैक्यूम स्टीम स्टेरिलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 22, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स ABHS रिकमेंडेड बाय WHO कंटेन। ठीक है, उनमें कितनी जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं उनमें WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि कितने परसेंट होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, क्या वो 60 से 95% अल्कोहल होनी चाहिए, या फिर 100% अल्कोहल होनी चाहिए, या फिर 10% क्लोरोडाइजिन होनी चाहिए उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 to 95% ऑफ एल्कोहल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, हाई अलर्ट मेडिकेशन आर स्टोर एज पर। तो हाई अलर्ट जो आपकी मेडिकेशंस होती हैं उनको स्टोर किसकी गाइडलाइंस के पर किया जाता है, क्या वो सीक्वेंस में की जाती हैं, WHO की पॉलिसी के थ्रू की जाती हैं, या फिर हॉस्पिटल की पॉलिसी, या फिर फार्मेसी मैपिंग के थ्रू की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फार्मेसी मैपिंग। देन क्वेश्चन नंबर 24, साइट मार्किंग इज एन सर्जिकल प्रोसीजर इज डन फॉर। अगर आप पेशेंट की साइट मार्किंग करते हैं तो वो उसका क्या प्रोसीजर है, क्यों मार्किंग करते हैं उसकी, किसको करते हैं, ऑल पेशेंट्स को करते हैं, सिंगल ऑर्गन वाले को करते हैं, डबल ऑर्गन, या फिर नन ऑफ द अबव को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डबल ऑर्गन। देन क्वेश्चन नंबर 25, साइट मार्किंग इन नैनोडाट्स शुड बी मार्क्ड बाय। ठीक है, नैनोडाट्स होते हैं जो उनमें जो है वो साइट मार्किंग की जाती है, मार्क्ड बाय किससे की जाती है, टेम्परेरी मार्कर से, परमानेंट मार्कर से, बोर्ड मार्कर से, या फिर स्किन मार्कर से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेरी मार्कर से। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 26, लुक अलाइक साउंड अलाइक। ठीक है, लासा ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, आपने लुक अलाइक साउंड अलाइक आपने मेडिसिन पढ़ी होंगी। ठीक है, उनके बट देखिए आप लुक अलाइक में क्या है कि उनके जो है वो नेम बिल्कुल सेम सेम होंगे, बट उनके जो है फंक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है वो साउंड अलाइक, कुछ मेडिसिन्स के आपके नेम जो है वो बिल्कुल सेम होंगे बट उनके फंक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, कुछ दिखने में सेम होंगी बट फंक्शंस अलग हैं, कुछ कुछ जो है वो साउंड करने में बिल्कुल सेम दिखती होंगी मेडिसिन्स बट उनके फंक्शंस फिर भी अलग हैं। ठीक है, लुक अलाइक साउंड अलाइक पर आपका जो है वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मेडिसिन्स की, उससे आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, और उससे थोड़ी बहुत ही आपको ज़्यादा नहीं तो 20-25 मेडिसिन्स आपको जो है वो याद होनी चाहिए लोका लाइक सेम अलाइक की। ठीक है, 10-15 लोका लाइक की और 10-15 साउंड अलाइक की। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, कलर कोडिंग, कलर लेबलिंग, या फिर टालमैन लेटरिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं क्योंकि जो मेडिसिन लोका लाइक साउंड अलाइक होती हैं उनको मोस्ट केयरफुली हमें जो है वो कलर कोडिंग से, या फिर क्लियर लेबलिंग, और या वो है उसका टाल मैन लेटरिंग, उससे जो है वो ऑल ऑफ द अबव इन सभी फंक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द ड्रग इज हाई अलर्ट मेडिकेशन स्टोर्ड एंड लेबल्ड बाय रेड कलर। तो इनमें से कौन सी मेडिकेशन है जो कि हाई अलर्ट मेडिकेशन में आती है आपकी, आपको पता है हाई अलर्ट मेडिकेशन जितनी भी हैं, या अगर आप उस किसी को कबट में रखते हैं तब भी हम उसको जो है वो रेड लेबल करके रखते हैं, अगर आप किसी बॉक्सेस में रखते हैं तब भी आप उसको पूरा कवर करके रखते हैं। ठीक है, रेड लेबल लगाते हैं, ऊपर उस पर लिखते हैं हाई अलर्ट मेडिकेशंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हाई अलर्ट मेडिकेशन है, क्या वो फिनिटोइन है, और डाक्सोगिन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 28, हाई फॉल रिस्क इज आइडेंटिफाइड बाय कलर कार्ड। हम जो है वो हाई फॉल रिस्क जिन पेशेंट्स को होता है उनको हम कौन से कलर कार्ड से देखते हैं, पर्पल, रेड, ग्रीन, या फिर येलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, येलो से। ठीक है, अब जब भी कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे आपको जो है वो एक टैग लगाया जाता है आर्म पे, लेफ्ट या राइट पे। ठीक है, आपने देखना मोस्टली पर्पल, रेड, ग्रीन, या फिर येलो होगा। ठीक है, ग्रीन फॉर जनरल पेशेंट, रेड फॉर जो है हाई रिस्क पेशेंट्स, येलो फॉर फॉलन रिस्क पेशेंट। ठीक है, देन पर्पल फॉर वनरेबल पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी। कुछ ऐसे करके जो आपका ये है पूरे एग्जैक्ट, आप एक बार गूगल करके देख लेना, आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा, बट मुझे जो अभी थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ इसका। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द गोल
वन फॉर द इंटरनेशनल पेशेंट पॉलिसी, ठीक है। गोल 1 क्या है इंटरनेशनल पेशेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, या फिर करेक्ट पेशेंट, करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट ऑन होम सर्जरी डन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, डैट इज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 30, डिजीज़ फॉर विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आर अप्लाइड आर, ठीक है। तो कौन सी डिजीज़ हैं जिन पर जो है वो आपका ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस अप्लाइड होती हैं उन पेशेंट्स पर? क्या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स पर, फ्रैक्चर्स वाले, डायबिटिक मेलाइटिस वाले, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले? ठीक है, आप सभी को पता है ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं मोस्टली, आपकी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी, ठीक है, तो उनके जो है वो ट्रांसमिशन और प्रिकॉशन उन पर अप्लाई होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स पर। डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट पर भी नहीं, हाइपरटेंशन भी नहीं, और आपका फ्रैक्चर भी नहीं, ऑल आर द रॉन्ग एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 31, विच एक्शन आर टेकन व्हेन द पेशेंट रेजिडेंट इज प्लेस्ड ऑन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रोसीजर, ठीक है। टीबीपी अगर है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो क्या एक्शन जो है वो आप लेते हैं, ठीक है। सिंगेज प्लेस्ड एट रूम एंट्री, पीपी ई सप्लाइड प्लेस्ड एट रूम एंट्री, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट डेडिकेटेड टू पेशेंट रेजिडेंट हु आर ऑन टीबीपी, ऑल ऑफ द अबव। 31 का आपका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस आर अप्लाइड फॉर पेशेंट विद ग्रुप ए स्टीरियोटाइप स्किन इन्फेक्शन? तो कौन से प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाते हैं जिनको ग्रुप ए स्टीरियो और स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शन होती हैं? सॉरी, पहले मैंने स्टीरियोटाइप पता नहीं क्या बोल दिया। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शन होती हैं उनको, ठीक है। देन क्या वो उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस ली जाती हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ली जाती हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ली जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ली जाती हैं उसमें। देन क्वेश्चन नंबर 33, एयरबोन इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम शुड बी मोनिटर्ड फॉर, ठीक है। जिनकी एयरबोन इन्फेक्शंस होती हैं जिन पेशेंट को, उनका रूम जो है वो मोनिटर कब कब किया जाता है? क्या उसकी एयर चेंजेस ओवरली की जाती है, या फिर एयर प्रेशर चेक किया जाता है, मोनिटर किया जाता है, HEPA फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात आपकी नॉलेज की, क्योंकि आप लोग जितने देर आपने हॉस्पिटल ड्यूटी की होंगी, हाई अलर्ट मेडिकेशंस, ठीक है, जितने भी हैं आपने देखा, लुका लाइक, साउंड लाइक, हाई अलर्ट मेडिकेशंस, सभी बेसिक टर्म्स, बेसिक जो है वो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए अगर आपने इंटर्नशिप किया हॉस्पिटल्स में। तो अगर सिर्फ जाके IM और IV लगाने के लिए लड़े हैं आप लोग, तो फिर तो आपको नहीं पता होगा। अगर आपने अच्छे से जो है वो सीखा है अपने मेंटोर से, ठीक है, कि मेडिसिन कौन सी कहाँ पर केप्ट है, जो कैंडिडेट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर इंटर्नशिप अच्छे से कर चुके हैं उनको तो पता होगा, सबके लिए नहीं बोल रहा, बट कुछ एक होंगे मोस्टली जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। आपने केयर बंडल, आपने चार्ट देखा होगा पेशेंट के पास में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में होता है, जो कि आपको फिल करना होता है। केयर बंडल में आपका क्या आता है? सबसे पहले HAI, आप लोगों को पता होगा HAI क्या होता है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, आपकी जो आती है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड फिनोमिया होता है एक, ठीक है। SSI होती है जिसमें आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होती है, ठीक है। एक आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, एक आपकी सेंट्रल CLSI होती है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर सबसे पहले मुझे बता दीजिए, केयर बंडल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड फिनोमिया इंक्लूड्स, तो उसमें आप क्या इंक्लूड है? क्या वो बेड एलिवेट 30 to 45 डिग्री एलिवेशन, या फिर सैनिटेशन होल्डिंग, ठीक है। देन डेली ओरल क्लीनिंग विद क्लोरो हेजाडाइन ग्लूकोनेट 2%, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, सर्वेलेंस पीरियड फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आफ्टर सीजेरियन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सर्जिकल साइट, अगर आपसे SSI पूछ लेता किसी से, अगर आपको SSI क्या होता है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, वो होती है आपकी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो अगर सीजेरियन होता है किसी पेशेंट का, ठीक है, तो जो उसकी सर्जिकल साइट की इन्फेक्शन है उसका सर्वेलेंस पीरियड क्या होता है, कितनी देर तक जो है वो डॉक्टर उसको सर्वेलेंस में रखता है अपने, ठीक है। क्या 5 डेज है, 24 आवर है, 30 डेज है, या फिर 1 ईयर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 डेज। आपको इसका जो है वो टाइम पीरियड भी पता लग गया सर्वेलेंस का, SSI क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन? HAI मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, HAI
हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में क्या क्या आता है आपका? सबसे पहले वेंटिलेटर एसोसिएटेड फिनोमिया आता है, ठीक है आपका। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आती है आपकी, ठीक है। कोटी आती है, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में CAUTI बोलते हैं, कोटी, ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है? कैथिएटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ लें या फिर फुल फॉर्म पूछ लें तो आपने सिंपली क्या मार्क करना है वहाँ पर? कैथिएटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 37, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और इन्फेक्शन डेट ऑकर्स आफ्टर डैश आवर्स ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन। तो HAI जो होती हैं आपकी, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जो होती हैं आपकी, आप लोग मुझे बताएं कि कितने देर के अंदर अंदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के बाद पेशेंट को हो जाती हैं, रिस्क होता है उसका, ठीक है। क्या वो 48 आवर है, 24 है, या फिर 96 है, या फिर 1 मंथ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर है 48 आवर्स, ठीक है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया HAI क्या होती है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन होती है, और इसका जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना रहता है? वो 48 आवर्स का रहता है, ठीक है। ये सभी जो नॉर्मल टर्म्स हैं, कोटेशंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये अगर जिन कैंडिडेट्स ने हमारे कंप्लीट नर्सिंग नोट्स जो है वो परचेज़ करे हैं, उनको जो है वो एग्जैक्टली पता होगा, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें जो है वो मेंशन है उसमें डीपली थॉरली। तो अगर कोई कैंडिडेट परचेज़ करना चाहता है कंप्लीट नर्सिंग नोट्स, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है टेलीग्राम पर डायरेक्टली। SHUBAM शुभम 2468 भी अगर आप लिखेंगे डायरेक्टली तो हमें कॉन्टैक्ट करके PDF आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी सीधा बाय कर सकते हैं। एंड में मैं आपको एक बार वो दिखा भी दूंगा पूरा इंडेक्स उसका, क्या क्या मेंशन है उस PDF में आपके कंप्लीट नर्सिंग नोट्स में। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द वैक्सीन प्रिवेंटेबल ब्लड बोन इन्फेक्शन। तो कौन सी वैक्सीन है जो कि आपको ब्लड बोन इन्फेक्शन से बचाती है? क्या वो हेपेटाइटिस C है, HIV है, या फिर हेपेटाइटिस B है, या फिर सिफिलिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन C, ठीक है, जो कि आपका हेपेटाइटिस B। देन क्वेश्चन नंबर 39, ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर अ मिथाइलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिकस MRSA। अगर इसकी आपकी फुल फॉर्म भी पूछ लें आपसे तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। वो क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन A, वेनोमाइसिन। देन क्वेश्चन नंबर 14, डिसइंफेक्टेंट यूज टू किल ऑल द स्पोरेज, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट कौन सा हम यूज करते हैं स्पोर्स सारे जितने भी उनको किल करने के लिए? क्या हम उनको क्लोरोहेक्साडाइलिन, या फिर ट्राइयोकोल्सन, या फिर 10% हाइपोक्लोराइट, या फिर 5% फिनोल, ठीक है। क्या था वो? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन C, 10% हाइपोक्लोराइट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हाइपोक्लोराइट जो है वो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में या फिर लेबॉर्ट्रीज़ में, इमरजेंसी में आपने देखा ही होगा हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन आपकी जो है वो पड़ी होती है। कभी आपने पता करने की कोशिश किया वो किस यूज़ में आती है? ठीक है, अगर कुछ कैंडिडेट्स को पता होगा कि हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है जो वो ब्लड को डिसइंफेक्टेंट करने में जो है वो काम आती है। अगर कहीं पर ब्लड गिर गया है तो आप डायरेक्टली किसी को बुलवाकर जो है वो उसको ब्लड को साफ़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। वो इन्फेक्शन है, उससे इन्फेक्शन फैलती है। अब आपकी अगर इंजेक्शन लगाते समय, या फिर अगर आपको कहीं कहीं आप स्टिचेस लगा रहे हो, ठीक है, कहीं पेशेंट को कट लग गया या कुछ इंजरी हो गई, उसका ब्लड आपका जो है वो वहाँ पर फ्लोर पर गिर रहा है, तो आप जो है उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको हम बोलते क्या हैं? उसको हम बोलते हैं स्पिल, माइनर स्पिल, मेजर स्पिल, ठीक है। अगर कुछ सेंटीमीटर 15 या 30 सेंटीमीटर से कम के रेडियस में जो है वो अगर ब्लड फैला हुआ है, उसको हम माइनर स्पिल बोलेंगे, ठीक है। जो अगर उससे ज़्यादा, अगर काफ़ी ज़्यादा फ्लो में ब्लड गिरा हुआ है वहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मेजर स्पिल बोलते हैं। अब हॉस्पिटल में जो है वो अगर स्पिल हो जाता है, उस स्पिल के लिए भी हम कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करते हैं, माइक में अनाउंसमेंट करते हैं कि स्पिल कहाँ पर हैपन हो गया है, ठीक है। क्या वो लेबॉर्ट्री में है, क्या वो वार्ड में है, ठीक है। रिकॉल करते हैं, अपना नाम बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक टेक्निक होती है बोलने के लिए। ये हॉस्पिटल में प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको स्पिल को मैनेज कैसे करते हैं? इसके अलावा एक स्पिल किट आती है आपकी। स्पिल किट में आपकी टोटल कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कितनी आइटम्स होती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना, जिन कैंडिडेट्स को पता है, ठीक है। बाकियों को भी एटलीस्ट पता लग जाएगा, ठीक है। उसमें जो है वो आपकी आइटम्स होती हैं, जिसमें कि आपकी PPT, मोटा मोटा मैं आपको जो जो मेरे जो रिकॉल हो रहा है मैं बता देता हूँ। उसमें आपकी सबसे पहले PPE किट होती है आपका, ठीक है। आपकी कैप से लेके जो है वो ग्लव्स तक, ठीक है, फुटवेयर तक सभी होते हैं, ठीक है। देन आपका उसमें एक डस्ट पैन होता है। डस्ट पैन के अलावा आपकी हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन होती है। हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के बाद आपका जो है वो टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर होता है, जो कि आपको हाइपोक्लोराइट डालने के बाद उसके ऊपर जो है वो उसको कवर कर देना है। देन कवर करने के बाद में उसको जो है वो पेपर को रोल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इस तरह से, अगर मैं आपको उसको ऐसे करके दिखा देता हूँ यहाँ पर,
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका ये फॉर एग्जांपल अगर ब्लड गिरा हुआ है, ठीक है, आपने सबसे पहले इसके ऊपर हाइपोक्लोराइड जो है वो सोल्यूशन डालनी है। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालने के बाद में आपने इसके ऊपर न्यूज़पेपर या कुछ कवर कर देना है इसको। फिर क्या करना है आपने ये नहीं कि इसको अंदर से बाहर की और कभी भी इसको ऐसे करके नहीं उठाना, ठीक है। जब भी आपने इसको स्पिल को मैनेज करना है तो बाहर से जो है वो, अगर बाहर से न्यूज़पेपर है उसको अंदर की ओर जो है वो इकट्ठा करना है, ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर, ठीक है। ये भी स्पिल मैनेजमेंट की जो है वो टेक्निक्स होती हैं। और कभी भी अगर आप पेशेंट को, अगर आप बाउंड क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो अगर, या फिर आप उसका बैंडेज भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो कभी भी जो है वो आप उसको ऐसे करके बाहर से ऐसे करके गॉज पीस लेंगे। अगर आप उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं या फिर एनएस से भी वॉश कर रहे हैं, तो कभी भी आप उसको, अगर आपने गॉज होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने के बाद आप उसको ऐसे बाहर से नहीं, पहले बाहर से साफ़ कर रहे हो, फिर आके आप उसी गॉज से सेंटर से ऐसे करके उस जो बोन्ड है उसके ऊपर पूरा रब कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, आपकी ये रॉन्ग टेक्निक होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली गॉज पीस लेते हो, डिसइंफेक्टेंट किसी से लेते हो, ठीक है, आपने सबसे पहले डायरेक्टली जो है, अगर ये इस तरह से अगर आपका बोन्ड है कोई भी, डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो इसको वॉश करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में अपने अंदर से, इनर से आउटर की ओर जो है वो बाहर करते चले जाना है, ठीक है। ये टेक्निक्स होती हैं। चलिए, ये टॉपिक से हटकर हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं भी क्वेश्चन नंबर जो है वो 40 हो चुका था यहाँ पर। देन आपका आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, हाइपोक्लोराइड इज यूज टू हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट एट द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, तो कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 50%। देन क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 10%, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 42, अल्कोहल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ, ठीक है, अल्कोहल किसके डिसइंफेक्टेंट में जो है वो नहीं यूज़ करते हैं, क्या वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर्स, लाइंगोस्कोप या फिर टैनोमीटर्स, ठीक है। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देन रिजर्व ओस्मोसिस वाटर इज यूज्ड फॉर, तो अगर आपका रिवर्स ओस्मोसिस जो वाटर है वो किस में यूज़ करते हैं? हेमोडायलिसिस, वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हैंड हाइजीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं? आपका वो करते हैं हेमोडायलिसिस में, ठीक है। डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए बेसिक, जो किडनी फेलियर वाले होते हैं, जिनको यूरिन फिल्ट्रेशन नहीं होता, उनको जो है वो डायलिसिस होता है, ठीक है। डायलिसिस जो आपका जितना भी एक्सेस में वाटर होता है आपके ब्लड में, उसको हम जो है वो थ्रू डायलिसिस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो किडनी वाले, जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, किडनी फेलियर वाले, उनको यूरिन पास आउट नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 44, इन हेमोडायलिसिस यूनिट एंडोटॉक्सिन ऐसे ऑन अ वाटर यूज टू कंडक्ट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें? डेली या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर नॉट डन एट ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंथली। देन क्वेश्चन नंबर 45, केयर बंडल फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्किन क्लीनिंग विद अल्कोहल सोल्यूशन एंड क्लोरोक्साइन। देन क्वेश्चन नंबर 46, मिनिमम नंबर ऑफ लेनन सेट्स पर बेड इन हॉस्पिटल शुड, तो लेनन सेट कितने होने चाहिए, ठीक है, पर बेड के हिसाब से हॉस्पिटल में? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47, आपका जो है वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आगे कुछ, द नंबर ऑफ आईवी साइट्स इन्फेक्शन हैज़ मोर देन डबल ऑन अ नर्सिंग यूनिट, द स्टाफ डिटरमाइंस कॉमन cause including the site is clean using a inconstant methods, dressing frequently become wet when the patient in showers, IV tubing is not changed every 44 hours per protocol, and inadequate hand washing are prior to insertion. A bar graph demonstrate that the frequency is descending order with 80% of infection being attributed to inadequate hand washing, the quality tools used in, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर कोई पेशेंट है उस पे जो है वो प्रॉपर उसका ड्रेस चेंज नहीं किया जा रहा है, पेशेंट वॉशरूम जा रहा है, वापस आ रहा है, उसकी क्लॉथ जो है वो टोटल वेट हैं, उसकी ट्यूब्स जो हैं वो 48 आवर के बाद में चेंज नहीं की जा रही हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल फॉलो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही है, तो उसका जो है वो कौन सा जो है वो इसमें ग्राफ बनेगा? तो 47 का आपका राइट आंसर है, उसमें आपका ग्राफ बनेगा, वो बनेगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है। Then question number 48, the staff on a nurse unit notes that patient satisfaction varies from month to month. The plot of degree of patient satisfaction each month of 1 year determine when the period of greatness dissatisfaction or occurring, the staff used which type of graph। इसमें बात कर रहा है कि एक पेशेंट को जो वो मॉनिटर किया जा रहा है पर मंथली, ठीक है, उसका एक प्लॉट जो है वो बनाया जा रहा है, एक ग्राफ, ठीक है, 1 ईयर
कि ग्राफ के बाद में उसमें मेंशन करना है कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें कि पेशेंट की जो है वो ग्रेट डिससेटिस्फेक्शन है ऑकरिंग होती है। तो स्टाफ उसमें जो है वो कौन से टाइप का ग्राफ का यूज़ करेगा, क्या वो टाइम प्लॉट का यूज़ करेगा, पेट्रो चार्ट का करेगा, फ्लो चार्ट का, या फिर काज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्टाफ है वो यूज़ करेगा आपका टाइम प्लॉट चार्ट का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 49, regardless of term used to describe high quality health care, the focus of quality is। तो फोकस क्या होना चाहिए क्वालिटी का आपका होना चाहिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, क्या वो इकोनॉमिकल केयर, हैविंग द ग्रेटनेस टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर सर्विस क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉपुलेशंस। तो इसका आपका राइट आंसर होना चाहिए व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 50, अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हाइपोस्टैटिक फिनोमिया इन अ बेड रिटन पेशेंट। ठीक है, सिंपल इफेक्टिव मेथड बताना है जो कि आपका रिस्क कम कर सके हाइपोस्टैटिक फिनोमिया का, जिनमें बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, कि वो एंटीबायोटिक्स हैं, निम्बोलाइजेशन है, या फिर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन है, या फिर ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ पोजीशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन ट्रांसपोर्टिंग अ पेशेंट विद द इंट्राकोस्टल ड्रेनेज आईसीडी ट्यूब्स द नर्स शुड बी अवेयर दैट। ठीक है, जब पेशेंट को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उसको लिया जाए स्ट्रेचर के थ्रू या फिर कहीं भी व्हीकल के थ्रू, तो उसमें जो है वो ट्यूब्स का क्या ध्यान रखना चाहिए नर्स को। ठीक है, तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डू नॉट क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब। क्लैम्प नहीं करना है उनको, क्लोज नहीं करना है। ठीक है, कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बिलो द चेस्ट रखना है, चेस्ट से ऊपर नहीं ले जाना है हाइट में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ आइसोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन क्या है इसमें आपकी, क्या वो डेक्ट्रोस नॉर्मल सलाइन है आपकी, डीएनएस है, या फिर आपकी 10% डेक्ट्रोस है, ठीक है, D10 है वो, या फिर आपकी NaCl है जो कि आपकी नॉर्मल सलाइन है, या फिर आपकी रिंगल लैक्टेट है, RL है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल्स में तो लगाया होगा, बट आइसोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन कौन सी आती है इनमें, वो आती है आपकी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज रिंगल लैक्टेट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कंट्राडिक्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशेंट हु हैज़ अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 54, विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूड इनटू ओ नेगेटिव RH पेशेंट। ठीक है, RH आपको पता है क्या है, आपको पता है रीसस फैक्टर होता है आपका RH, रीसस फैक्टर बोलते हैं इसमें, जिसमें कि आपका मदर और फादर का ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, जिससे बच्चों को जॉइंटिस कॉज हो जाता है। ठीक है, RH फैक्टर आपने एक पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा आप गूगल से उसको करके पूरा एक टॉपिक समझ सकते हैं RH रीसस फैक्टर का। ठीक है, तो जो है वो उनको हम कैन भी किस में हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्या RH नेगेटिव वाले, ORH नेगेटिव वाले पेशेंट को हम ORH नेगेटिव में दे सकते हैं, ORH पॉजिटिव, या फिर ABRH पॉजिटिव, या फिर ABRH नेगेटिव में। तो इसको हम जो है वो दे सकते हैं किसमें, ORH नेगेटिव वाले को ही, इसके अलावा किसी और ब्लड ग्रुप को हम जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते रिसस फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप। देन क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर्स, B and T लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, या फिर मैक्रोफैगस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर्स। देन क्रेटनाइन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड डिफर्ड फ्रॉम। ठीक है, जो कि आपका क्रेटनिन है एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि आपका यूरिन में जो है वो आपको एक्सक्रीटेड होता है यूरिन से, और ड्राइव्ड फ्रॉम, और कहाँ से आता है वो, ठीक है, क्या वो आपका लीवर से, बोन से, मसल से, या फिर स्किन से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मसल्स। Then question number 57, the group of modified cell lining adjacent to the afferent and afferent arterioles is called। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या वो रीनल कॉर्प्यूल्स होते हैं, या फिर जंक्शन ग्लोमेरुलर apparatus होता है, या फिर पीटर ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, या फिर वैसा रिएक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 58, द म्यूकस ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सेक्रेशन। तो क्या करती है, अल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, या फिर बोथ अल्कलाइन एसिडिक होता है। ठीक है, जो म्यूकस आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है तो वो क्या क्या होता है, अल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है। आपको पता है पीएच वैल्यू आप सभी लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक माना जाता है, 7 से ज़्यादा आपका बेस माना जाता है। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.335 टू 7.45 होती है। ठीक है, देन इसमें जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है वो आपका क्या प्रोड्यूस करती है, अल्कलाइन। ठीक है, देन
जो है आपका क्वेश्चन नंबर 59, स्टैंडर्ड डाइवेशन इज मेजर्ड ऑफ। स्टैंडर्ड डाइवेशन किससे मेजर किए जाते हैं? चांसेस डाइवेशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर नन। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डेरिवेशन ऑफ मीन वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 60, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन बता दीजिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार कंप्लीट नर्सिंग नोट्स जो है वो एक बार दिखा देता हूँ, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे परचेज़ करने में, क्योंकि इन सभी एग्जाम को देखते हुए ही, उनको नज़र में रखते हुए ही हमने जो है वो PDF जो है वो एक पूरी बनाई है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का, वो है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नर्सिंग नोट्स हैं जिनमें कि आपका हेल्थ, मेंटल, इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट, कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग गोल्डन पॉइंट्स हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स हैं आपके, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ, पेडियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, CHO के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CHO, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्विक रिवीजन बुलेट्स हैं, ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, पेडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिकल है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर जो आप चाहे GNM लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग अगर GNM कंप्लीट करके पोस्ट BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे सारे क्वेश्चन। चाहे आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। अप्रॉक्स जो है वो ये 330 पेजेस की आपको ये PDF है। ठीक है, आपकी इसमें सारे टॉपिक्स कवर्स हैं। ठीक है, 1500 प्लस आपको इसमें वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ईच पेज की कॉस्ट आपको 0.75 भी नहीं पड़ रही है इसमें। लगभग इस कंप्लीट PDF जो है वो आपको आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी उसी समय। ठीक है, 299 सिर्फ इसका ओनली प्राइस है। देन इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से करके जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर परचेज करना चाहता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाना है, शुभम 2468 आपको सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आपके पास। डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप इजीली आकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। ओके, पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।